बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी की जेल में 25 साल कैद बामुशक्कत पाने वाली खातून ने कैद के 14 साल बाद 3 बच्चों को जन्म दे दिया। बच्चों के बाप का पता लगाने के लिए जब उनके डीएनए टेस्ट करवाए गए तो सबके ही होश उड़ गए। उन बच्चों को बाप को एक नहीं बल्कि तीन तीन लोग। तौबा तौबा। जज साहब की आवाज़ कमरे अदालत में गूंजी थी। मोहतरमा, क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? क्या आप इस बात का एतराफ़ करती हैं कि यह कत्ल आपने ही किया है? उसने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया था। जज साहब की आवाज़ दोबारा गूंजी थी। मोहतरमा, अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कीजिए। उसने एक नज़र कमरे अदालत में बैठे लोगों पर डाली थी, जिसमें बहुत से चेहरे जाने पहचाने थे, जो उस वक्त उसे नफरत और हिकारत की नज़रों से देख रहे थे। फिर उसने एक नज़र जज साहब पर डाली और आहिस्तगी से कहा, जी हाँ, मुझे अपना गुनाह कबूल है। ये कत्ल मैंने ही किया है। सामने बैठे वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत गया हो। जंग ही तो जीता था। उसने शाजिया वकार को गुनहगार साबित कर दिया था। बहुत आसानी से ये केस निमट गया था। शाजिया वकार के सामने माइक लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी यह आहिस्ता आवाज़ भी पूरी अदालत को सुनाई दी थी, और वहां पर मौजूद सब लोगों ने ही सुना था। सब ने कानों पर हाथ लगाया था। हर कोई उस औरत की हिम्मत पर हैरान था कि ना सिर्फ वो कत्ल करके यहां तक पहुंची थी, बल्कि बड़े आराम से अपने गुनाह का एतराफ़ भी कर रही थी। जज साहब ने कुछ देर अपना कलम कागज़ पर चलाया और फिर अपना फैसला सुना दिया। यह अदालत मुल्जिमा शाजिया वकार को उनका जुर्म साबित होने पर 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है। एक आंसू शाजिया की आंख से टपका था और उसके चेहरे पर ही जज्ब हो गया था। कुछ पुलिस कांस्टेबल उसे खींचते हुए वहां से ले गए थे और उसके मुंह पर सियाह रंग का कपड़ा डाल दिया गया था। बाहर ढेरों मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे, क्योंकि वो जिस शख्स की बीवी थी वो शख्स कोई मामूली इंसान नहीं था। वो एक बहुत बड़ा सियासी वर्कर था। इसीलिए ये केस मीडिया वालों के लिए बहुत खास था। पुलिस वालों ने उसे कहीं भी रुकने ना दिया था, बल्कि सीधा कैदियों वाली गाड़ी में बिठा दिया था। उसके मुंह से कपड़ा हटाया गया तो उसने एक गहरी सांस ली थी। 22 साल की उम्र में वो 25 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा पाकर जेल की सलाखों के पीछे जा रही थी, लेकिन ना कोई पछतावा था और ना ही कोई उम्मीद, ना ही भागने का कोई इरादा था और ना ही जिंदगी की कोई जुस्तजू। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। अब बस उसे वो सांसें गिननी थी जो रब ने उसके लिए लिख दी थी। जैसे ही वो जेल के दरवाजे पर पहुंची तो एक रिपोर्टर बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ी थी। वो शायद उसी की मुंतज़िर थी। फौरन माइक उसकी तरफ बढ़ाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन पुलिस वालों को सख्त हिदायत थी कि शाजिया वकार का कोई इंटरव्यू मीडिया पर नहीं आना चाहिए। हर कोई चाहता था कि ये मामला बस खत्म हो जाए और मजीद खबरों की जीनत ना बने। इसीलिए उसे वो इंटरव्यू ना देने दिया गया। लेकिन वो लड़की शाजिया वकार के पीछे चलती चलती बस एक ही सवाल कर रही थी कि क्या आपने किसी दबाव में आकर ये जुर्म कबूल किया है? क्या किसी ने आपको मजबूर किया है? उसके सवालों पर शाजिया की आंखों से आंसू बहते चले गए थे, लेकिन उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था। और फिर पुलिस वाले उस मीडिया रिपोर्टर से झगड़ने लगे थे, यहाँ तक कि शाजिया उस रिपोर्टर की नज़रों से दूर हो गई थी और वो अपना माइक पकड़े अपनी जगह खड़ी रह गई थी। इस केस में उस लड़की को बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि उसकी नज़र में कहानी वो नहीं थी जो नज़र आ रही थी, और जो कहानी वो जानना चाहती थी वो उसे जानने का मौका नहीं मिल रहा था। रिपोर्टर एक बहुत छोटे से चैनल की आम सी रिपोर्टर थी, लेकिन इस केस के ज़रिए से ख़ास बनना चाहती थी, मगर उसे मौका ही नहीं मिल सका था। थकी हारी सी वो वापस अपनी गाड़ी तक पहुंची थी, जहां कैमरामैन भी नाकाम से खड़ा था। कहने लगा, मैडम, ये सब कोशिशें बेसूद हैं। ना ही आपकी तरक्की होगी, ना ही हमारा चैनल ऊपर जाएगा। हमें किसी और जगह नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए। यह सुनकर महामलिक मुस्कुराई थी। वो कहने लगी, चैनल भी ऊपर जाएगा और हम तरक्की भी करेंगे, बस कोई स्टोरी हाथ आने दो। वैसे तो शाजिया वकार की स्टोरी में बड़ा दम है, लेकिन ना ही कोई उससे बात करने देता है और ना ही वो खुद मुंह खोलती है। अजीब लड़की है, खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करके बैठी। अगर ये खुद हामी ना भरती तो अभी ये केस सालों लटकना था, और फिर हमें भी कोई ना कोई मौका मिल ही जाता और हमारे भी मज़े हो जाते। माँ मुंह बिगाड़ती हुई गाड़ी में बैठ गई थी और वापसी दफ्तर का सफ़र शुरू हो गया था। लेकिन दफ्तर पहुंचते ही बॉस ने उसे अपने कमरे में बुलाया और बहुत ज़्यादा झाड़ पिलाई। दरअसल बॉस ने उसे किसी और न्यूज़ को कवर करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने अपनी सारी तवज्जो शाजिया वकार की तरफ की थी। उसे यकीन था कि इस केस में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है
जिसके सामने आने से हलचल मच सकती है, और वो ये हलचल अपने चैनल के जरिए मचाना चाहती थी। लेकिन बॉस ने उसकी एक न सुनी और उसे सख्त लफ्ज़ों में कहा कि अगर आइंदा उसने उसकी हिदायत पर अमल नहीं किया तो उसे नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। वो थकी हारी से अपने कैबिन में बैठ गई। उसके सामने शाजिया वक्कार की केस की तफसीलात रखी हुई थी। किसी वकील की तरह एक छोटी से छोटी बात भी उसने अपने सामने नोट्स के तौर पर लिखी हुई थी। उसे इस केस में न जाने क्यों इस कदर दिलचस्पी थी कि किसी और न्यूज़ की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा था। उसने दोबारा से वो कागजात उठाए और उन्हें देखना शुरू किया। शाजिया वकार एक 22 साल की लड़की थी जिस पर कत्ल का जुर्म आयद किया गया था। उसके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं थे और न ही कोई गवाह था, लेकिन मौके पर सिर्फ वही थी, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। और फिर उसने अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करके इस केस को बिल्कुल ही आसान बना दिया था। और यही बात उसे खटक रही थी कि कोई भी लड़की इतनी आसानी से अपना जुर्म कैसे कबूल कर सकती है, खासकर उस वक्त जब वो इतनी कम उम्र हो कि उसके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी हो और वो 25 साल के लिए जेल में चली जाए। माहा का इरादा किसी और केस पर काम करने का हरगिज भी नहीं था। वो अब भी इसी केस के हवाले से सोच रही थी। इसीलिए जैसे ही दफ्तर से छुट्टी हुई तो वो शाजिया के पते पर पहुंच गई। उसने अपना आईडी कार्ड गले में डाल लिया था और दरवाज़ा बजाया था। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला तो एक सख्त चेहरे वाली औरत दरवाजे पर आई और घूर कर उसे देखने लगी। जैसे ही उसकी नज़र आईडी कार्ड पर पड़ी तो उसने हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, शाजिया को सज़ा हो चुकी है, वो जेल चली गई है। अब आप लोग हमें सज़ा देना बंद कर दें, हमारी ज़िंदगी अजीरन ना करें। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती, माहा ने दरवाजे पर हाथ रख दिया और कहने लगी, मुझे लगता है कि शाजिया बेकसूर है, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फिर आपकी तस्वीर चैनल पर आएगी तो आप भी मशहूर हो जाएंगी। वो औरत जिसे हरगिज़ भी माहा में कोई दिलचस्पी नहीं थी एकदम ही चौंक गई। कहने लगी, सच बताओ, मैं टीवी पर आऊँगी? माहा ने हाँ में सर हिलाया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और उसे अंदर आने दिया। फिर जल्दी जल्दी खुद तैयार होने लगी जैसे किसी प्राइम टाइम शो की एंकर हो। माहा ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और सवाल जवाब का सिलसिला भी। शाजिया वकार के हवाले से हर छोटी से छोटी बात वो जानना चाहती थी। और जिस औरत के दरवाजे पर वो आई थी वो शाजिया की भाभी थी। ये शाजिया का मैका था जहां उसके भाई भाभी के अलावा और कोई नहीं था। उसकी भाभी सच धज कर सामने आकर बैठ गई और हाथ चला चला कर शाजिया की बुराइयों में जमीन और आसमान एक कर रही थी। शाजिया की भाभी कहने लगी कि शाजिया हमेशा से ही एक आवारा और बदचलन लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। भाई को नौकरी से फुर्सत नहीं थी। जैसे ही भाई घर से निकलता, शाजिया आवारागर्दी शुरू कर देती। उस पर नजर रखने के खातिर उसके भाई ने जल्दबाजी में मुझसे शादी कर ली थी, लेकिन शाजिया पर मेरा जोर कहाँ चलता था। मैं उसे जितना घर में बिठाना चाहती थी उसके कदम उतना ही दरवाजे के बाहर पड़ते थे और उसकी आवारागर्दी के नतीजे में ही उसे मोहब्बत हो गई थी। और जिस शख्स से उसे मोहब्बत हुई उसके साथ ही उसने हमारी मर्जी के बगैर शादी कर ली। शाजिया के किरदार के बारे में तो ये मोहल्ला भी अच्छी तरह जानता है कि कैसे वो बार बार बहाने बहाने से घर से बाहर निकलती थी। अब अगर औरत इतनी आवारा होगी तो फिर शादीशुदा जिंदगी में कहाँ उसकी निभ सकेगी। शौहर ऐसी बातों को कहाँ बर्दाश्त करता है। बस शायद इसी वजह से दोनों के दरमियान कोई बात हुई होगी और फिर वो हो गया जिसका तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। कानों को हाथ लगाती शाजिया की भाभी कहने लगी, मेरी नंद तो बड़ी जीदार औरत निकली। हर कोई उसे मासूम समझता था, लेकिन देखो कैसे अपने ही शौहर को कत्ल कर बैठी है और अदालत में खुद अपने मुंह से अपना गुनाह उसने कबूल भी किया है। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। शाजिया की भाभी ने हाथ झाड़कर अपना इंटरव्यू मुकम्मल किया था और माहा ने कैमरा बंद कर दिया था। ये सब वो बातें थी जो उसे पहले से पता थी। उसकी भाभी ने कोई नई बात ना कही थी। फिर शाजिया की भाभी पूछने लगी, मुझे शो का टाइम तो बता दें ताकि मोहल्ले वालों को बता सकूं कि मैं टीवी पर आने वाली हूँ। माहा कहने लगी, मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी। और फिर वहाँ से निकल आई। अपना मोबाइल उसने कार की सीट पर पटका था और गुस्से में ड्राइव करने लगी थी। वो जितना इस मामले को जानने की कोशिश कर रही थी उतना ही घूम फिर कर उसी मकाम पर आ जाती थी जहाँ से वो शुरू करती थी। ये सब वही बातें थी जो पिछले 1 महीने में उसने 1000 बार लोगों के मुंह से सुन ली थी। जो वो सुनना चाहती थी वो कोई बताना नहीं चाहता था। अगले दिन वो ऑफिस गई तो उसे पता चला कि उसकी नौकरी ख़त्म हो गई है। दरअसल जिस न्यूज़ को कवर करने के लिए उसे भेजा गया था, दूसरे चैनल ने उसे बड़े शानदार तरीके से ब्रेक किया था और रेटिंग्स भी बहुत अच्छी ले गया था। उसके बॉस ने गुस्से में उसे निकाल दिया था
महा को इस नौकरी में वैसे भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं था, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ दी और दूसरा चैनल ज्वाइन कर लिया। दूसरे चैनल वालों ने उसे बाहर मुल्क भिजवा दिया और वो वहाँ काम करने लगी। फिर धीरे धीरे उसके जहन से शाजिया वक़ार पूरी तरह से महू हो गई। लेकिन किस्मत इंसान को घुमा फिरा कर उसी जगह ले आती है जहाँ से वो चलना शुरू करता है। पूरे 14 साल गुजरने के बाद महा वापस वतन लौटी थी, क्योंकि अब उसका ट्रांसफ़र यहाँ हो गया था। यहाँ आते ही उसे एक ख़ास केस के लिए जेल में भेजा गया था ताकि वो रिपोर्ट तैयार कर सके। वो अपने अमले के साथ जेल पहुंची थी और अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसने जेलर से कहा, मुझे कैदी औरतों से भी थोड़ी बहुत बातचीत करवा दें। वो अक्सर ही अपने काम से हटकर भी कुछ मालूमात जमा कर लिया करती थी। यही वजह थी कि वो गुजरे 14 सालों में ना सिर्फ बहुत कामयाब हो चुकी थी, बल्कि अब अपना एक प्राइम टाइम शो भी कर रही थी और हर कोई उसके काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। उसके कहने पर जेलर उसे लेकर जेल में घूमने लगा। वो रुक रुक कर हर औरत से थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी और फिर उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो एक कोने में बिल्कुल खामोश बैठी थी। बिखरे से बाल कांधों पर थे, चेहरे पर ज़माने भर की थकन थी। बेबसी की तस्वीर बनी वो औरत महा को पूरी तरह हिला गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि पूरे 14 साल बाद वो दोबारा इस औरत को देखेगी। वो शाजिया वक़ार थी जो एक कोने में गुमसुम सी बैठी थी। महा ने जेलर से फौरन पूछा, ये शाजिया वक़ार है ना, जो सियासतदान वक़ार शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में यहाँ आई थी? जेलर कहने लगा, हाँ वही है। अब तो ये 3 बच्चों की माँ है और अब भी अगर कोई इससे पूछे तो बड़ी सच्चाई से कहती है कि मैंने ही अपने शौहर को कत्ल किया था। महा ने जेलर से कुछ वक्त मांगा ताकि वो तन्हाई में शाजिया से बात कर सके। जेलर भी उसे छोड़कर चला गया था और वो जाकर शाजिया के सामने बैठ गई। शाजिया ने एक नज़र भरकर उसकी तरफ देखा था और फिर कुछ ही लम्हों बाद आंखों में शनासाई की रमक उभरी थी। शाजिया भी उस रिपोर्टर को पहचान गई थी जो हर सूरत उसे बेगुनाह करार देने को तैयार थी। बहुत सालों बाद शाजिया के चेहरे पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट जागी थी। शाजिया कहने लगी, आप फिर आ गई हैं। माँ को उम्मीद ही नहीं थी कि शाजिया को वो एक छोटी सी मुलाकात याद होगी, इसीलिए उसे खुशी हुई। फिर वो कहने लगी, उस दिन तो आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था। आज 14 साल गुजर चुके हैं, एक बहुत लंबी कैद आपने काट ली है। अब तो कम से कम आप मुझे अपनी कहानी का वो सच बता दें जो मैं जानना चाहती हूँ। शाजिया मुस्कुराकर कहने लगी, आपने गलत अंदाज़ा लगाया था। ना ही मुझे किसी ने मजबूर किया और ना ही किसी ने दबाव डाला। मैंने अदालत में वही सब कहा जो सच था। मैंने खुद अपने हाथों से अपने शौहर का कत्ल किया है और उसी की सज़ा काट रही हूँ। माँ ने हैरत से पूछा, मैंने सुना है कि आपके 3 बच्चे हैं, लेकिन जेल आने तक तो आपका कोई बच्चा नहीं था। फिर ये बच्चे कैसे हुए? ये सुनकर शाजिया ने सर झुका लिया और कहने लगी, अगर ये सवाल ना ही करें तो अच्छा है। वैसे भी बच्चों की पैदाइश के बाद उन्हें यहाँ मेरे साथ नहीं छोड़ा गया, बल्कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है। जब मेरी रिहाई होगी तब उन्हें मेरे हवाले किया जाएगा। तब तक न जाने वो मुझसे कितनी नफरत करने लगेंगे, शायद मेरी शक्ल भी ना देखना चाहें। शाजिया की आंखों में नमी उतरी थी और यही बात माँ को परेशान कर रही थी कि एक औरत जो खाली दामन इस जेल में आई थी, वो 3 बच्चों की माँ कैसे बन गई थी। माँ कहने लगी, मैं आपसे आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। लेकिन शाजिया ने यह कहकर उसे लाजवाब कर दिया कि किसी इंसान को दूसरे इंसान में सिर्फ उसी वक्त तक दिलचस्पी होती है जब तक वो पूरी तरह उसकी खोज न कर ले, उसकी ज़ात के हवाले से हर जवाब हासिल न कर ले। आप भी जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगी तो आपका तजस्सुस खत्म हो जाएगा और फिर आप पलट कर कभी भी मेरी तरफ न देखेंगी, जबकि मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा यह अनजाना सा ताल्लुक़ कायम रहे। इसीलिए मेरी कहानी को राज़ी रहने दीजिए। माँ के बहुत पूछने पर भी शाजिया खामोशी रही थी और फिर माँ वापस आ गई थी। लेकिन अब वो इस बात को राज नहीं छोड़ सकती थी। उसे जानना था कि उस औरत के साथ क्या हुआ है, क्योंकि उस औरत की आंखों की मासूमियत माँ को बार बार झंझोड़ दिया करती थी। माँ ने जेलर से कहा कि मुझे शाजिया की केस की फाइल चाहिए। पहले तो जेलर ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर माँ के ताल्लुकात कायम आए और उसे वो फाइल मिल गई। उसके बाद माँ ने कई बार शाजिया से मुलाकात की और उसे यकीन दिलाया कि आखिर 14 साल उसने दिन रात मेहनत की थी और अपना एक मकाम बना ही लिया था। अगर वो अपने हिस्से का सच उसे बताएगी तो वो उसे यहाँ से ज़रूर आज़ादी दिलवाएगी। और माँ की यही बात सुनकर शाजिया हैरान होती थी कि सारी दुनिया उसे गुनहगार मानती है। उसने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है, तो फिर माँ को कैसे यकीन है कि वो बेकसूर है
और फिर पूरे 2 महीने के बाद महा की जिंदगी में वो दिन आ गया जब उसे ये सच पता चलना था, क्योंकि उस दिन शाजिया उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए राजी थी। शाजिया की फाइल्स में लिखा था कि जेल में लाते ही उसके सारे टेस्ट किए गए थे और उसमें पता चला था कि वो हामला है। और फिर पूरे 9 महीने बाद उसने इकट्ठे 3 बच्चों को जन्म दिया था। वो तीनों बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास हैं और जब तक शाजिया की सज़ा ख़त्म नहीं होती वो वहीं रहेंगे। अब इसका पूरा खुलासा तो शाजिया ही कर सकती थी कि इस बात में कितना सच था और कितना झूठ, क्योंकि जेल की अंधेरी दुनिया में वो सब कुछ भी मुमकिन था जिसके बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं था। और महा इस अंधेरी दुनिया के तकरीबन हर राज से ही वाकिफ हो चुकी थी। जिस केस के ज़रिए वो अपना करियर बनाना चाहती थी, उस केस के बारे में उसे सच उस वक्त पता चलना था जब वो अपने करियर के उरूज पर पहुंच गई थी। ये 14 साल उसने बहुत मेहनत से गुजारे थे, लेकिन इन 14 सालों में शाजिया पर क्या बीती थी ये बात शाजिया ही बता सकती थी। वो दोनों आमने सामने बैठी थी। महा ने जेलर से एक लंबा वक्त मांगा था ताकि फुर्सत से वो एक दूसरे से सवाल जवाब कर सके। और फिर शाजिया वक़ार ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम शाजिया वक़ार है। मैंने एक मुतवस्सत घराने में आँख खोली। आम रिवायती घरों की तरह हमारे घर में भी बेटे को मुझ पर फौक़ियत हासिल थी, यानी मेरा बड़ा भाई मेरे माँ बाप की आंखों का तारा था। उसकी छोटी ख्वाहिश होती या बड़ी, उसे अपनी ख्वाहिशों को मारना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे अब्बा किसी भी हद तक चले जाते थे। अलबत्ता मैं बेटी थी, इसीलिए हमेशा मैंने ही कुर्बानी दी थी और इस बात पर मुझे कभी कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि मुझे भी अपने बड़े भाई से बहुत मोहब्बत थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हम बड़े होते चले गए। मेरा बड़ा भाई अपने दोस्तों यारों का हो गया और मैं घरदारी की हर वक्त अम्मा के साथ लगी रहती थी। अम्मा का जिगर का टुकड़ा बन गई थी। और फिर हमारी ज़िंदगी में वो वक्त आया जो अल्लाह किसी को भी ना दिखाए। मेरी माँ एक रात खामोशी से हमें छोड़कर चली गई। माँ का ना होना क्या होता है ये उस दिन मुझे समझ आया। मेरे घर में सिर्फ 2 ही मर्द रह गए थे, मेरा अब्बा और मेरा भाई, और उन दोनों के साथ मैं खुद को तन्हा महसूस करती थी, क्योंकि घर में कोई औरत नहीं थी जिससे मैं अपने दुख सुख बांट सकती, अपनी परेशानी शेयर करती। कोई भी मसला होता तो मैं भाग भाग कर पड़ोस में जाती, उन लोगों से पूछती कि अब क्या करूं, कैसे करूं। और फिर उन्हीं दिनों पड़ोस वाला लड़का मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उस वक्त मैं कोई 15 साल की लड़की थी, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें एक बंद ताले की तरह थी, यानी बहुत सी चीज़ों का मुझे इल्म ही नहीं था। इसीलिए जब वो लड़का मेरे करीब आता, मुझे छूने की कोशिश करता और बहाने बहाने से बात करते हुए मुझे बुरी तरह से टच करता, तो मैं घबरा जाती, मेरे पसीने छूटने लगते। लेकिन मैं समझ न पाती कि वो ये सब जानबूझकर करता है या फिर यूं ही बात करते करते उसका हाथ लग जाता है। लेकिन एक दिन जब वो इसी तरह से मुझे छूने की कोशिश करने लगा तो उसकी अम्मा ने देख लिया। बजाय इसके कि अपने बेटे को समझाती, उन्होंने मुझे बुरा भला कहा और अपने घर से निकाल दिया। पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम किया, बदकारी का इल्ज़ाम लगाया, ये कहा कि मैं उनके बेटे को बहकाना चाहती थी। मोहल्ले वालों ने जो सुना उस पर मनोवान यकीन कर लिया, यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी। उसने मेरे साथ उस दिन मारपीट की। मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई से पिटकर सारी रात रोती रही। फिर मैंने पड़ोस में जाना छोड़ दिया। उल्टा सीधा जो समझ में आता उसी तरह खाना भी बनाती, घर के काम भी करती और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। मैंने तो भाई का सामना करना ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि अब्बा भी हमें छोड़कर चले गए और हम दोनों बहन भाई रह गए। फिर तो मैंने पूरी तरह ही अपने आप को घर में कैद कर लिया। ज़रूरत के तहत घर से निकलती तो उसमें भी लोग आवारा की आवाज़ें कसते और मैं घबरा कर वापस दौड़ी घर चली आती। भाई के दोस्त न जाने उनसे मेरे बारे में क्या कुछ कहते कि भाई ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी थी। और फिर एक दिन तो उन्होंने शादी ही कर ली, जबकि वो कुछ खास कमाते भी न थे। कहने लगे कि तेरी भाभी तुझ पर नज़र रखेगी तो तेरे पैरों में लगाम डलेगी, जबकि मैं तो बिला वजह घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। भाई के बाद मैं भाभी के रहमो करम पर हो गई। वो इंतहाई बुरी औरत थी, हमेशा मारपीट करती, सारे घर का काम मुझसे करवाती और भाई के आते ही मेरी झूठी सच्ची शिकायतें लगाती। साथ ही उन्होंने मोहल्ले में भी मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर सबको कहती कि रात के अंधेरे में मुझसे मिलने मेरे आशिक आते हैं। ये सब झूठ था, लेकिन मैं खुद को कभी सच्चा साबित नहीं कर सकी। मुझे हमेशा से यही पता था
कि जिस दिन मैं सच कहूँगी उस दिन मुझे मार पड़ेगी, क्योंकि जब जब मैंने भाभी के खिलाफ अपना सच रखना चाहा था तब तब भाई ने मुझे डंडों से मारा था। इसीलिए मैंने सच बोलना छोड़ ही दिया था। जो झूठ मुझ पर बांधा जाता मैं उस पर खामोश हो जाती, क्योंकि मेरी खामोशी पर मुझे कम सज़ा मिलती थी, जबकि मेरा सच मेरे लिए ही मुसीबत बन जाया करता था। और फिर ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में वकार शाह आया। वो मेरा कुछ नहीं लगता था, ना ही मैं उसे जानती थी। बस एक रोज़ मैं भाभी के काम से बाजार गई थी और वहीं वो किसी सर्वे के लिए आया था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैं 17-18 साल की खूबसूरत जवान लड़की हो चुकी थी। वो मुझ पर फिदा हुआ और मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। उस वक्त उसका सियासी करियर शुरू हुआ था। वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन पैसे वाला था, और उसका पैसा देखते हुए ही भाभी के कहने पर भाई ने मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया। सब समझते हैं कि ये मोहब्बत की शादी थी, लेकिन ये मोहब्बत की शादी नहीं थी, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी भाभी की मर्जी से हुई थी। मैंने अपनी नई ज़िंदगी ये सोचकर शुरू की कि जो शख्स मुझे इतनी मोहब्बत से रुखसत करवा कर ले जा रहा है वो मुझे इज्जत देगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। वकार शाह एक अयाश किस्म का सियासतदान था जो अपने सियासी ताल्लुकात के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और फिर मेरी ज़िंदगी में वो बदतरीन दिन आया जब मेरे शौहर ने अपने सियासी ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए मुझे अपने एक इत्तेहादी के आगे पेश कर दिया। वो रात मेरी ज़िंदगी की भयानक तरीन रात थी। जब मैं अपने शौहर की जगह किसी गैर मर्द की बाहों में थी और बहुत ज़्यादा मजबूर थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मेरे भाई भाभी को भी मरवा देगा। मेरे लिए मेरा भाई सब कुछ था। मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे ही बाप का दर्जा दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे कुछ हो, इसीलिए खामोशी इख्तियार कर ली। वो रात मैंने कांटों पर गुजारी, लेकिन उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरे शौहर यानी वकार शाह ने दोबारा मुझे मुंह न लगाया, क्योंकि मैं किसी और मर्द के साथ रात गुजार चुकी थी, इसीलिए अब मैं उसके काबिल न रही थी। मुझे इतने अरसे में वकार शाह से मोहब्बत हो गई थी। मैं उससे हर वक्त उसकी तवज्जो मांगती, उससे कहती कि तुमने खुद तो मुझे दूसरे मर्द के आगे फेंका था, फिर क्यों मुझसे मुंह फेरते हो। लेकिन वकार शाह को अपनी मर्दानगी पर बड़ा नाज था। वो कहता था कि मैं किसी और की इस्तेमाल की हुई औरत को देखना भी नहीं चाहता। और फिर मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल तन्हा हो गई। हर वक्त कमरे में बंद रहती। मेरा शौहर मुझे अपने सियासी मफाद में इस्तेमाल करता। कहीं वो मुझे तैयार करवा कर नेकी के काम करने के लिए ले जाता, तो कहीं रातों को किसी गैर मर्द के हवाले कर देता। और मैं बस इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन फिर एक रात मेरे शौहर ने बदबख्ती की हद पार कर दी। उसने एक साथ अपने 3 दोस्तों के आगे मुझे पेश कर दिया। वो तीनों दोस्त उसे कुछ सीटें दिलवाने वाले थे, और सीटों की खातिर मेरे शौहर ने मेरी इज्जत को इस तरह नीलाम किया था कि मैं तंग रह गई थी। वो तीनों शराब के नशे में धुत थे और पूरी रात उन्होंने मेरी इज्जत को पामाल किया था। मेरा हाल बहुत बुरा था। मैं अपना आप लुटवा चुकी थी, अपने होशो हवास में नहीं थी। सुबह का सूरज मेरे लिए इंतहाई दर्दनाक था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। और फिर जब मेरा शौहर मेरे कमरे में आया और उसने मेरी हालत देखी तो अफसोस का इजहार करते हुए कहने लगा, अब तुम किसी काम की नहीं रही हो, मैं तुम्हारा क्या करूं। वो सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरा वजूद जख्मों से चूर हो चुका था। अब मेरी कोई कीमत नहीं लगने वाली थी, यानी अब वो मुझे किसी के आगे नहीं फेंक सकता था, क्योंकि कुछ जख्म मेरे चेहरे पर थे और कुछ गहरे जख्म और जले हुए निशान वजूद पर। इसीलिए उसने मुझे तलाक देने की बात की। कहने लगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, तुम जाओ और किसी गांव में अपनी ज़िंदगी शुरू करो। इस शहर में रहने की भी ज़रूरत नहीं है कि फिर मीडिया मेरा जीना मुश्किल कर देगा और तुम तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगा। उसे हर हाल में अपनी साख बचानी थी। मैं तंग रह गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अपना मकसद पूरा करने के बाद वो मेरे साथ ये सब करेगा। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उससे झगड़ा शुरू किया, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, और बदले में उसने मुझे मारना शुरू किया। मैं औरत थी, मैंने तो एक धक्का ही दिया था, लेकिन वो मर्द था। जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं बिलबिला उठी। पहले ही जख्मों से चूर थी, और फिर मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैंने साइड टेबल पर रखा हुआ रिवॉल्वर उठाया। मुझे पता भी नहीं था कि रिवॉल्वर कैसे चलता है या उसमें गोलियां हैं भी या नहीं। मैंने तो बस गुस्से में रिवॉल्वर ताना था। मुझे रिवॉल्वर ताना देखकर वो हंसने लगा। हंसा और कहने लगा, तुम जैसी कमज़ोर औरत मर्द का दिल तो बहला सकती है, ये रिवॉल्वर नहीं चला सकती, लाओ इसे मुझे दो। उसकी बात सुनकर मुझे तैश आया। मैंने ट्रिगर दबाया। वो गन लोडेड थी। देखते ही देखते मेरा शौहर
मेरे सामने खून में भर गया और फिर इस दुनिया से ही चला गया। मैं मौका वारदात पर पकड़ी गई थी। मुलाजिम ने गोली की आवाज़ सुनी थी और पिस्टल पर भी मेरी उंगलियों के निशानात थे। बहुत आराम से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर मैं चाहती तो अपने जुर्म पर इनकार कर सकती थी, इस केस को लंबा खींच सकती थी, लेकिन मेरे पास जीने की कोई वजह बची ही नहीं थी। भाई भाभी मुझे अपनाने को तैयार नहीं थे। भाभी तो वैसे ही मुझे बदकिरदार कहती थी, और एक सियासतदान का कत्ल करने के बाद तो ये मीडिया मुझे जीने भी ना देता। इसीलिए मैंने जेल में पनाह लेना ही मुनासिब समझा और अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जब जेल में दाखिले के वक्त मेरे सारे टेस्ट हुए तो मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ और 3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर को मुझे हाथ लगाए महीनों गुजर गए थे। इसीलिए मुझे यकीन था कि ये बच्चे उन तीनों आदमियों में से किसी एक के हैं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया था। वो तीनों भी छोटे मोटे सियासतदान ही थे। इसीलिए मैं उनके खिलाफ भी कुछ न कह सकी और खामोश हो गई। मेरे बच्चे पैदा हुए तो उन्हें मुझसे दूर कर दिया गया। आज इस बात को 14 साल गुजर गए हैं। मेरे बच्चे 13 साल के हो चुके हैं, लेकिन मैंने 13 दिन भी पूरी तरह उनके साथ नहीं गुजारे। मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुकी हूँ। शायद हम जैसी लड़कियों का मुकद्दर यही होता है, जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं होता, जो अपने भाभियों के रहमो करम पर होती हैं, जिन्हें ज़माना बेयार और मददगार समझता है। ये कहकर शाजिया वक़ार फूट फूट कर रोने लगी और मैं हक्का बक्का रह गई थी। उस औरत पर जुल्म के पहाड़ टूटे थे और सज़ा भी उसे ही सुनाई गई थी। मैंने गुस्से में शाजिया से कहा, तुमने अदालत में ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने आपको बताया ना, मैंने जब जब सच बोला तब तब मुझे दुगनी सज़ा मिली। जब जब मैंने भाई के सामने भाभी की सच्चाई रखी तब तब भाई ने पहले से ज़्यादा मुझ पर जुल्म किया। इसीलिए अदालत में अपना सच रखकर मज़ीद अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। मुझे सज़ा होती या ना होती, लेकिन ये दुनिया मेरे लिए जहन्नुम ज़रूर बन जाती। एक ऐसी औरत जो कई मर्दों के साथ वक्त गुजार चुकी हो, ये दुनिया उसे जीने कहाँ देती है। इसीलिए मैंने सच्चाई को बस अपने दिल में ही दबा लिया। मुझे शाजिया पर बहुत रहम आ रहा था। मैं उसकी सच्चाई को साबित करना चाहती थी। इसीलिए केस रीओपन करवाने से पहले मैंने उसके बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहा। जिन आदमियों का नाम उसने बताया था, मैंने किसी न किसी बहाने से उनके बाल हासिल किए और फिर डीएनए टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ। तो मुझे पता चला कि शाजिया के तीनों बच्चे किसी एक मर्द के नहीं, बल्कि उन तीनों में से एक एक के थे। एक ही रात में उन तीनों ने उसके साथ जुल्म किया था और तीनों से ही वो हामला हो गई थी। हर बच्चा एक अलग मर्द का था और ये बात बहुत ही हैरानकुन थी। साथ ही शाजिया की बेगुनाही का एक बड़ा सबूत भी थी। केस रीओपन हुआ तो मैंने हर सबूत खुद अदालत में पेश किया। शाजिया को मजबूर किया कि अब वो सच बोले। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि हमेशा सच बोलने पर सज़ा नहीं होती, बल्कि कभी कभी सच बोलना हमें किसी बड़ी मुसीबत से निकाल लेता है। तकरीबन 8 महीने शाजिया का केस चला था। मीडिया पर धूम मच गई थी। मैंने मुकम्मल तौर पर उसे सपोर्ट किया था और फिर वो दिन आ गया था जब शाजिया को ये कहकर बाइज्जत बरी कर दिया गया था कि उसने वो कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया था, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। शाजिया जेल की सलाखों से बाहर है। मैंने उसे अपने ही घर में पनाह दी है। उसके बच्चे उसे वापस मिल गए हैं। उन तीनों मर्दों को भी मैंने सज़ा दिलवाई है जिन्होंने शाजिया की इज्जत से खेल खेला था। लेकिन कब तक ये माशरा इसी तरह औरत के साथ जुल्म करता रहेगा? कब तक शाजिया जैसी औरतें जुल्म की चक्की में पिसती रहेंगी? कब तक ये सियासतदान अपने ज़ाती मफाद के लिए मासूम औरतों को इस्तेमाल करते रहेंगे? कोई क्यों इन ताकतवर लोगों को सज़ा नहीं देता? क्यों इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता? हमारा कानून इतना कमज़ोर क्यों है कि ऐसे लोगों को सज़ा देते हुए डरता है? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या हमेशा सच बोलने वालों को सज़ा ही मिलती है? क्या हमारे माशरे में सच बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि शाजिया ने सालों ये सोचकर सच नहीं कहा कि उसे दुगनी सज़ा मिलेगी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।